अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में बहुत अहम गुजारिशात के साथ। नाजरीन, ऐसा लगता है कि भारत और शुमाली इत्तेहाद की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन अब तो वो अशरफ गनी की कमांड में है। ये एनडीएस जिसका नाम है, ये दोनों इस खित्ते में अमन कायम नहीं होने देंगी। आपको इस बात का इल्म होगा कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जो परसों तशरीफ़ लाए थे यहाँ अफ़गानिस्तान, उनकी कोशिश थी कि किसी तरह अब्दुल्ला अब्दुल्ला और ये अशरफ गनी जो है ना मिलकर बैठ जाएं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके क्योंकि इस वक्त अशरफ गनी का दिमाग मुकम्मल ख़राब किया हुआ है इंडिया ने। उसने उससे कहा हुआ है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, हम अपनी 25,000 फौज या भेजेंगे और ऐसी तैसी करके रख देंगे, तुम्हारी काबुल में हुकूमत कायम रहेगी, इर्द जैसे पहले सूरत हाल है ऐसे ही रहेगी, तुम्हारा क्या बिगड़ता है, मौजे करो, बैठो यहाँ पे और हम अमेरिका को मजबूर कर देंगे कि वो तुम्हारी इमदाद जारी रखे। अमेरिका ने अपना जेस्चर दिखाने के लिए, नाराज़गी का मुजाहरा करने के लिए उनकी इमदाद में हालांकि $1 अरब की कमी कर दी है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। नाज़रीन, जैसे ही जॉर्ज पोम्पियो यहाँ से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का जहाज़ उड़ा है, दोबारा इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि जो इन्होंने पाकिस्तान में नई सीरीज दहशत गर्दी की शुरू की थी, वो तो पाकिस्तान ने लॉन्ग हैंड पॉलिसी के तहत इनको ठीक ठाक डंडा कल परसों से दिया हुआ है। तो अब वो दाइश जो है या टीटीपी जो है साहब का, जो भी आप उसको कह लें नाम, वो अपना दाइश ही इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में 3-4 मकामात से घुसने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान ने उनके परखचे उड़ा के उनको वापस भारत को लौटा दिया है, एनडीएस को वापस लौटा दिया है। अब बात यह है कि इधर तालिबान का प्रेशर इतना बढ़ गया कि उन्होंने आज जो ताज़ा दिन खबर है उसके मुताबिक उन्होंने अशरफ गनी हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया है कि साहब ठीक है, हम इस महीने के आखिर तक जो है ना वो इनके जो तालिबान के मतलूबा कैदी हैं उनको रिहा कर देंगे। अच्छा, ये तो एक उसने अपना अब फेस दिखा दिया ना। अमेरिका जो कि नाराज़ हो रहा था इस बात से कि तुम्हारी वजह से हमारे मामले ना फंस जाएं, इंटर अफगान डायलॉग ना फंस जाए और ये ना हो जाए वो हो जाए, जो हमें रियायत मिली है बंदे यहाँ से अपने ले जाने की, तो तुम हमारा बेड़ा गर्क ना करवा दो, ये ना कर दो। वो इस पर ज़ाहिर नाराज़ हो रहे होंगे। अब जब ये जॉर्ज पोम्पियो नाराज़ हो गए हैं तो ये बैठे होंगे, शैतान मिल गए, तो फिर नई जो इनको लाइन मिली है ना उसके मुताबिक इन्होंने जनाब आज ये किया है कि काबुल में मौजूद एक सिख गुरुद्वारे पर दाइश ने हमला कर दिया। खुदा की पनाह बताए, सिखों का इन मामला से क्या लेना देना, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में तो आके वो कुछ करने से रहे, वो तो डंडा उनको ठीक ठाक हो गया था। क्योंकि जो काबुल के सिख हैं, अफगानिस्तान के सिख हैं, वो उनका इंडिया में कोई असर रसूख होना हो, उनका सारा ताल्लुक पाकिस्तान से है, पाकिस्तानी सिखों से है। वो पुश्तो स्पीकिंग सिख हैं और पेशावर के जितने भी सिख हैं वो सब पुश्तो स्पीकिंग हैं। इनकी आपस में रिश्तेदारी हैं, आपस में इनका आना जाना है और इनके सदियों से ताल्लुकात हैं। ये सिखों की एक ख़ास जो है डायनेस्टी है वो है। मकसद क्या था? मकसद था कि पाकिस्तानी सिखों में बेचैनी पैदा करें और उधर इंडियन सिखों को यह पैगाम दिया जाए कि यह हमला पाकिस्तान ने करवाया है। आप इन जालिमों की ये हरकतें देखें कि दुनिया तो आपको पता है कि कोरोना से, कोविड-19 से मर रही है और ये बगैरत जो है ना वो यहाँ पे ये हरकतें कर रहे हैं। अच्छा जी, इस हमले में 25 जो हैं अब तक की इतलात के मुताबिक 25 जो सिख हैं वो मारे जा चुके हैं, 14 शदीद ज़ख्मी हैं। उस वक़्त गुरुद्वारे में करीब 150 अफराद मौजूद थे। इन जालिमों ने अंदर घुस के फायरिंग की है, दस्ती हैंड ग्रेनेड फेंके हैं, धमाका किया है और इनकी कोशिश है कि बच्चा भी कोई जिंदा बच के ना बाहर आए। अब आपको पता है काबुल में कितने सिख हैं बेचारे, वो यहाँ अपने किसी तकरीब में इकट्ठे हुए होंगे, सुबह को वो अपना गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करते हैं और सिख फैमिलीज़ वहाँ रहती हैं सारी, असल में इर्द गिर्द उस एरिया में। वो हम वहाँ पर आए थे जो इन जालिमों का निशाना बन गए। सिख मेंबर पार्लियामेंट अनारकली कौर जो अफगान पार्लियामेंट की मेंबर है, उसने ये बयान दिया है। अभी तक उनका बयान सामने है कि 150 जो थे सिख वो अंदर मौजूद थे,
जिसके बाद ना अचानक ही अंदर घुसे हैं इन्होंने, बेगैरतों ने फायरिंग शुरू कर दी है। और इसका जो पस मंज़र है वो सीधा नाज़रीन समझ आता है। इसका मुझे बताएं, दाइश को क्या लेना देना था इन सिखों से? बेचारे वहाँ में दुकानदारी करते हैं, ज़िंदगी उनकी बदकिस्मती सिर्फ यही है कि वो काबुल में पैदा हो गया, अफगानिस्तान में छुप के ज़िंदगी। पाकिस्तानी सिखों जैसे आज़ादी का होता सफ़र भी बेचारे नहीं कर सकते। आपको पता है काफ़ी उनमें से मुंतकिल हो गया पाकिस्तान, जो घराने रह गए हैं वो अब इनका निशाना बन रहे हैं। आपके बात समझ में आती है ये इसका क्या पस मंज़र है? इसका सीधा पस मंज़र ये है कि वो अमेरिका पे ये साबित करेंगे कि अगर आपने हमारे सर से हाथ उठा लिया, तालिबान यहाँ पर आ गए, तो यहाँ फिर सवाए तालिबान के पुश्तो स्पीकिंग मुसलमानों की कोई जिंदा ही नहीं रह सकता। ये सबको निशाना बनाएंगे, मारेंगे। और ये उनको रिलेट करते हैं तालिबान के सबसे बड़ी खूबी है कि उन्होंने ना शिद्दत से इनको अब खुद से अलग किया हुआ है। तालिबान के साथ इनकी हर जगह लड़ाइयाँ, आपको पता है दाइश के साथ इनकी लड़ाई होने। और मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ, ये वो दाइश नहीं है जो इराक में एक्टिवेट है या जो उधर अरब इलाकों में, इराक में या शाम में एक्टिव नहीं। ये दाइश जो है इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, मद्रास में। ये मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ कि अमेरिका को इस बात का प्रूफ मिल गया जब उन्होंने इधर कंधार के नज़दीक वो बमबारी की थी, तो वहाँ पे 6 एजेंट इनके इराक के मारे गए थे। वहाँ से जो दस्तावेज़ात वगैरह बरामद हुई थी, जिनके लिंक्स पकड़े गए थे, वो उधर से चल रहे थे आप कुछ। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो ये अजीत ग्रेवाल है, इसने किस तरह इनको लाकर यहाँ पे बसाया था, किस चक्कर से इसने ये तालिबान को, टीटीपी को तोड़ा और इसमें इनका अलहदा सेक्शन बना दिया इसके नाम से, और इसको वो वहाँ से ऑपरेट करते हैं। यही दाइश है वो जो कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में भी ऑपरेट करती है। नौजवानों के नाम पे इन्होंने बनाए हुए हैं एक ग्रुप बनाया हुआ है जो इस तरह की सरगर्मियाँ करके इश्तियाल दिलाता है, प्रॉक्सी लगवाता है वहाँ पे दहशत गर्दी की, ताकि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आए। लेकिन जनाब भाजपा की डॉक्ट्राइन ऐसी सख्त है नाज़रीन इस मरतबा कि ये कोई ऐसी पंगेबाजी में पाकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं कर सके। इस सूरत हाल ने बुनियादी तौर पे बहुत परेशान कर दिया इंडिया को और अफगान हुकूमत को भी। मैं आपको ये बात बता दूँ, अशरफ गनी कुछ भी कर ले, ये तो जैसे डूबते हुए बंदा आखिरी मरतबा ज़ोर ज़ोर से हाथ पाँव नहीं मार रहा, वो जो चीज़ उसके हाथ में है वो लेके डूब जाता है। इसलिए तालिबान थोड़ा सा ना उससे फासला रख रहे हैं ताकि ये हमारी किसी की टांगे पकड़ के ना साथ ले जाए नीचे। इसका जाना तो एक पक्की बात है। मुमकिन है तालिबान किसी सतह पे अब्दुल्ला से तावन कर ले। मेरा दिल नहीं मानता कि वो किसी भी सतह पे इसके साथ तावन करेंगे। और इस हरकत के बाद जो उन्होंने ये इतनी गंदी हरकत की है कि एक अकलियत के सिखों के गुरुद्वारे पे हमला करके इससे मल्टीपर्पज़ नताइज हासिल करने चाहिए, उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि अब इंडिया के सिख कितने अक्लमंद हो चुके। जैसे ही हमला हुआ है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसकी शदीद मुखालफत की है, सब कुछ किया। पाकिस्तान की तरफ से तो खैर जो हमारे सिख भाई हैं उन्होंने इससे भी बहुत कुछ आगे किया है, वो तो मज़ाहिरों पे तुले हुए थे, लेकिन ये कोरोना की वजह से ज़ाहिर मिलना समाजत उनकी इंतज़ामिया किया कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आप सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, लेकिन ये है कि आप ना ये ना करें, आपकी बहुत मेहरबानी है। तो सूरत हाल अब नाज़रीन ये है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इस वक्त इंडिया की पोजीशन ये बन चुकी है, खुद अपने मुल्क में वो कोरोना का जिस शिद्दत से सामना कर रहे हैं और जिस बेगैरती से वो फिगर छुपा रहे हैं दुनिया से, और जिस तरह वो ये समझते हैं कि वो चालाकी और शायरी से दुनिया सारी को बेवकूफ़ बना लेंगे, अब वो दौर तो गुजर गया। अब तो दुनिया जो है ना वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। जिस तकलीफ और दुख से पाकिस्तान का, इंडिया का, थाईलैंड का शहरी गुजर रहा है, उसी दुख और तकलीफ से अमेरिका का, बरतानिया का और फ्रांस का और इटली का शहरी भी गुजर रहा है। अब दुनिया जो है ना वो पूरी एक इस दर्द में, इस दुख में एक फैमिली की सूरत अख्तियार कर चुकी है। इस दौरान ऐसे इंसानियत सोच जो जराइम है उनका इर्तिकाब जो है
मुझे तो लगता है कि अगर इंडिया अपनी हरकत से बाज ना आया, अमेरिका मजबूर हो जाएगा कि जो फौज वहाँ रखी हुई है ना उसने, वो इधर इंडिया में भेज दे। आप देखें, तारीख का बरका पलटते वक्त नहीं लगता। आप ये ना समझें कल तक, आज से 10 दिन तक हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कैसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। हमें आज फतवा आ गया कि मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ने के लिए ना जाएं। तो इसलिए ये वक्त और हालात का पता नहीं लगता। ये तब्दीलियों की दुनिया है भाईजान। यहाँ सुबह क्या है, शाम क्या है, किसी को इस बात का पता नहीं है। मैं वे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। ये बात 100% सच साबित हो रही है। आपकी पॉलिसियाँ आपको तबाह बर्बाद कर देंगी, और मुझे लगता है ये टाइम आ गया है अब इंडिया के टूटने का। नाज़रीन कराम, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है। मैं आपको जदीद तरीन आलमी मालूमात जो आलमी सतह पे जो कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं, जो हमारे हमसाए में, उनसे आगाह करने की कोशिश करता हूँ। अपनी नॉलेज की हद तक आपको इन्वॉल्व करता हूँ। आप जिस मोहब्बत और के साथ मुझे वेलकम करते हैं, मेरे पास तो वो ज़ुबान ही नहीं, उसका शुक्रिया अदा करूँ। मैं तो बेवसीला आदमी हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि इसको और सब्सक्राइब करें, अहबाब में फैलाएं, इसकी तशहीर करें, ताकि साजिशों के इस तूफ़ान में जिसमें हम घिर गए हैं, हम अपनी समझ जो है वो दुरुस्त रख सकें। देखिए, जब ये समुंदर का तूफ़ान आता है ना, तो जो सबसे बड़ी कामयाब होती है ना, जहाज़ के कप्तान की हाज़िर दिमागी होती है। लहरें कितनी भी ऊंची हों, कितना तबाह कुन तूफ़ान हो, लेकिन याद रखिए, अगर आपकी समझ दुरुस्त है, आपने जहाज़ की डायरेक्शन दुरुस्त रखी है ना, तो आपको तो उस रास्ते में कोई चट्टान रास्ते में नहीं आएगी, और आपको आपका जहाज़ डोलेगा, मतलब उलट पुलट होगी, बड़ी घबराएंगे, परेशान होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो पुरसकून समुंदर में पहुंच के अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेगा। सिर्फ यह है कि कप्तान की हाज़िर दिमागी, उसके अमले की हाज़िर दिमागी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं ये देख रहा हूँ कि अब पाकिस्तान आर्मी ने, जिसे आप एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, मामलात को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने कोरोना में तो मसरूफ़ थे ही, उन्होंने ये जो लॉन्ग हैंड पॉलिसी आज परसों चौथ से की हुई है ना अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल, इंशाअल्लाह ताला इसके नतीजे निकले हैं। ये हमला पाकिस्तान में होना था, अल्लाह ने हमको बचा लिया। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। आपका बहुत शुक्रिया।